हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो हम अपने लूसेंट की सीरीज में पढ़ रहे थे भारत में यवन राज्यों के बारे में। तो भारत में जो यवन राज्य थे वे थे हिंदू यूनानी, शक, फिर आए पहलव, उसके बाद आए कुषाण। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में हिंदू यूनानी और शकों के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है पहलव और कुषाणों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। अब हम अगर बात करें पहलव के बारे में, जो पहलव थे ये आखिर आए कहाँ से थे, कहाँ के निवासी थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो जो पहलव थे मुख्यतः ईरान के निवासी थे। इन्हें पार्थियंस भी कहा जाता था। याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? पार्थियन कहा जाता है। और इसके अलावा इन्हें पल्लव नाम से भी जाना जाता है। पार्थियन को पहलव को पार्थियन या पल्लव नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें पहलव वंश के संस्थापक के बारे में, तो वे थे मित्रदात। मित्रदात पहलव वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद पहलव वंश में कई एक से एक राजा आए जो कि बहुत फेमस हुए। लेकिन जब जो शकों के विरुद्ध युद्ध हो रहा था, इसमें बहुत सारे राजा मारे गए थे। उनमें से मेन राजा थे फ्रात सेकंड और आर्तमान, जो शकों के विरुद्ध युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, और ये इस युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद हम अगर बात करें पहलव वंश के सबसे प्रतापी राजा या फेमस राजा कह सकते हैं उसके बारे में, तो वह थे मित्रदात सेकंड। यानी मित्रदात सेकंड थे जिन्होंने शकों को हराया था युद्ध में और सीस्तान तथा कंधार को अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस पहलव राजा ने शकों को हराया था और सीस्तान तथा कंधार को अपने कब्जे में लिया था? उनका नाम था मित्रदात सेकंड। तो अगर हम, ये तो हो गई फेमस राजा के बारे में जो कि पहलव वंश के सबसे फेमस राजा थे। लेकिन अगर हम बात करें कि पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा यानी कि सबसे बलशाली राजा कौन था, तो वह है गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस का को पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अब इसी के समय या इसी के शासनकाल में जो सेंट थॉमस था वह ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। यहाँ से फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसे नोट कर लीजिए कि किस पहलव शासक के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका आंसर होगा गोंडो फर्निस। ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने किस शासनकाल में आया था? तो होगा गोंडो फर्निस के शासक के शासनकाल में आया था। यहाँ से हम पहलव वंश बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है बुक लूसेंट में, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं कुषाण में। कुषाणों के बारे में जानते हैं। आखिर ये कुषाण थे कौन? जो कुषाण थे ये चीन के निवासी थे। कुषाण कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? चीन के। ये चीन में एक जनजाति पाई जाती है यूची नाम की। यूची नाम की जनजाति जो पाई जाती है, इसी उसी जनजाति के लोग रहे हों, उसी जनजाति में के लोग हैं या उसी जनजाति के निवासी थे, जो पहले इन्हें यूची या तोखरी नाम से भी जाना जाता है। तो इस जनजाति के लोग एक कबीले में रहा करते थे। चीन में एक कबीला था, ये सभी जनजाति जितनी थी इस कबीले में रहती थी, यूची नाम की जो जनजाति थी। अब इस कबीले को 5 भागों में या कैसे 5 कुलों में या 5 शाखाओं में डिवाइड कर दिया गया, और इन्हीं में से एक शाखा थी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, वह कुषाण कहलाए थे। जो कबीला था इस जनजाति का जो कबीला था, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया। अब इस चार कबीले तो इधर उधर चले गए, लेकिन जो एक कबीला था या एक कुल था उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और वही कुषाण कहलाए। अभी जो कुषाण थे इनमें इनका संस्थापक आखिर था कौन? संस्थापक भारत में कुषाण का संस्थापक कौन था? भारत में कुषाणों की स्थापना आखिर की किसने? तो भारत में कुषाणों की स्थापना कजुल कड़फिसेस ने की। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत में कुषाणों की स्थापना किसने की? कुजुल कड़फिसेस ने की थी। भारत में कुजुल कड़फिसेस ने आक्रमण किया था और इसने अपना जो साम्राज्य था इसने कहाँ स्थापित किया? कश्मीर तथा काबुल में स्थापित किया। कश्मीर तथा काबुल को अपने अधिकार में ले लिया और वहां ये शासन करने लगा। अब इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? पुरुषपुर को बनाया। तो पुरुषपुर को फ्रेंड जिसे पेशावर भी कहा जाता है, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? पेशावर को बनाया, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता है। अब बहुत सारे राजा आए जिन्होंने दूसरे जब राजा आए तो इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर से हटा करके कहाँ कर दी? मथुरा कर दी। यहाँ पे पहले इसकी राजधानी क्या थी? कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर थी जो पेशावर में थी, और दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। अब बात करते हैं कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा के बारे में, फेमस राजा के बारे में। ये था कनिष्क। जो कुषाणों का सबसे फेमस राजा था वह कनिष्क था। इसी के शासनकाल में
कुषाण काल में जितने महत्वपूर्ण हुए कुषाण वंश में, या जितने महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जितने भी सम्मत बनाए गए हैं या मूर्तियां बनाई गई हैं या कला जितने भी विकसित हुई हैं, या जितनी भी शैलियां विकसित हुई हैं, वह सब कनिष्क के शासनकाल में ही हुए हैं। इसके शासनकाल में बहुत सारे राजकवि, भारत काइंस्टीन कहे जाने वाले, ये सब इसके दरबार में मौजूद थे। मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो कनिष्क था वह 78 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है। किसने? कुषाण वंश की राजगद्दी पर बैठता है। कब? 78 ईसा पूर्व में। अब एक गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इस काम किया, इसने एक सम्मत चलाया। इसने उस सम्मत का नाम दिया शक सम्मत। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कनिष्क ने किस सम्मत का निर्माण किया था? तो उसने शक सम्मत का निर्माण किया था। इसके बारे में आप सब लोग शक सम्मत के बारे में जानते भी होंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि इस सम्मत को भारत सरकार द्वारा भी फॉलो किया जाता है। जो हमारे इंडिया में जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी तिथियां होती हैं, सब शक सम्मत के द्वारा, जो हमारा कैलेंडर है वो शक सम्मत द्वारा ही फॉलो किया जाता है, उसी के आधार पर बनाया जाता है। अब अगर हम इसके धर्म के बारे में बात करें, यानी कि किस धर्म को मानता था कनिष्क, तो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब इसी के शासनकाल में बौद्धों की चतुर्थ संगीति, जो बहुत सारी 4 संगीतियां हुई थी बौद्धों की, उसमें से 3 अलग अलग जगह हुई थी, लेकिन जो चौथी संगीति थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में ही कहाँ हुई थी? कुंडल वन, जो कि कश्मीर में है, कुंडल वन में हुई थी। अब इसकी अध्यक्षता की थी जो इन्हीं के दरबार में, इनके एक कह सकते हैं सदस्य थे, इनके दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। जो बहुत महान बौद्ध विद्वान थे, नागार्जुन जो थे, इन्हीं के दरबार में रत्न के रूप में थे। इन्होंने इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। कनिष्क के दरबार में राज्यवैद्य चरक नाम के एक बहुत फेमस डॉक्टर रहते थे। राज्यवैद्य चरक जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी चरक संहिता। तो राज्यवैद्य चरक ने किस किताब को लिखा था? चरक संहिता नाम की किताब को लिखा था, जो कि कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी फेमस घटनाएं हुई हैं सब कनिष्क के शासनकाल में ही हुई हैं, और जितने फेमस विद्वान हुए हैं वो भी कनिष्क के शासनकाल में या दरबार में ही पाए गए हैं। तो उनके बारे में आपको और बताता हूँ। ये तो एक थे जो कि राज्यवैद्य चरक थे, इन्होंने चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। इस चरक संहिता में जिन्हें दुनिया भर के सभी बीमारियों का इलाज बताया गया था, ये बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर थे। इस किताब को पढ़ करके कोई भी इलाज मुमकिन था। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाने वाला महाविभाष सूत्र की। तो जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाने वाला महाविभाष सूत्र है, इसे भी कनिष्क के राज दरबार में रहने वाले वसुमित्र ने लिखा था। जो मैं अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। अब वसुमित्र ने किसे? महाविभाष सूत्र की रचना की थी। अब अगर बात करें बौद्धों का रामायण कही जाने वाली बुद्ध चरित्र, तो यहाँ से फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बौद्धों के रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे। और बात करें बौद्ध धर्म के रामायण के बारे में, तो उसे वो है कौन थी? बुद्ध चरित्र कही जाती है। अब इसी के कनिष्क के राज दरबार में रहने वाले कवि अश्वघोष ने लिखी थी। इसके बाद हम बात करें अगर भारत के आइंस्टीन कहे जाने वाले नागार्जुन के बारे में, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था? नागार्जुन को कहा जाता था। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी माध्यमिक सूत्र नाम की। इस किताब में इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को बड़ी ही ब्रीफ तरीके में बताया था। सापेक्षता के सिद्धांत में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया था। अब अगर बात करें शैलियों की, तो मथुरा शैली और गांधार शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में मथुरा शैली का विकास हुआ और गांधार शैली का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था। अगर बात करें हम, जो कुषाण कालीन मूर्तियां थी वह किस संग्रहालय में सबसे ज्यादा पाई गई हैं? तो कुषाण कालीन मूर्तियां जो थी वह मथुरा संग्रहालय में, जो कि कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, इसी संग्रहालय में पाई गई थी। अब जो कनिष्क था इसकी लड़ाई होती है किससे? चीन के जनरल पेन चौवा से होती है। अब जो चीन का जनरल पेन चौवा था वो कनिष्क को युद्ध में हरा देता है। इसके बाद कुछ सालों तक यह पेन चौवा यहाँ पर राज्य करता है और कनिष्क को हराने के बाद कनिष्क पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन इनकी 102 ईसा पूर्व ईस्वी में कनिष्क की 102 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और कनिष्क कुषाण
का अंतिम राजा होता है वासुदेव। यहाँ से कुषाण वंश होता है समाप्त। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं।